हाय स्टूडेंट्स, मैं अश्विन। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। नॉन फेनाइट्स, ये सेगमेंट 3 हिस्सों में है। एक इन्फिनेटिव, दूसरा जीरेड और तीसरा पार्टिसिपल। आज हम नॉन फेनाइट्स का जो तीसरा सेगमेंट है पार्टिसिपल, उस पे बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट रेलेवेंट एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाने वाले क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले आपको मैं ये बता दूं कि अगर आप एक बिगिनर हैं तो फिर ये वीडियो आपके किसी काम का नहीं है, आप इसे मत देखिएगा। ज़रूरी है कि आपने कहीं ना कहीं किसी ना किसी सोर्स से पार्टिसिपल को पढ़ रखा हो, तब आप बेहतर तरीके से जो मैं बताऊंगा उसे समझ सकेंगे। तो पहले आप पढ़ लीजिए, अगर आपने ना पढ़ा हो उसके बाद फिर इन सेंटेंसेस को देखिएगा। दूसरी बात, आज के इस वीडियो में हम जिन सेंटेंसेस को डिस्कस करेंगे वो सेंटेंसेस पीडीएफ फॉर्मेट में हमारे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल हैं। तो टेलीग्राम चैनल ये है, तो ज़रूरी है कि आप एक बार उन सेंटेंसेस को पहले देख लें, उसके बाद फिर एक्सरसाइज को देखें। आप चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं कि जैसे जैसे मैं स्लाइड्स पे बढ़ूं तो आप वीडियो को पहले पॉज करें, जो भी 2-3 सेंटेंसेस उस स्लाइड पे आपको दिखें, पहले 1 से 2 मिनट का समय लेकर के आप उन क्वेश्चंस को अपने हिसाब से सॉल्व कर लें। फिर वीडियो को प्ले करें और उसके लॉजिक को, उसके नेचर को समझ लें। ये तरीका सही है, क्योंकि आप 1 घंटे अपना दें भी और फिर आपको बेनिफिट ना हो तो बेकार है। इसीलिए ज़रूरी है कि आप इसी तरीके से काम को करें। चलिए सेशन को शुरू कर देते हैं। जी, नॉन फेनाइट्स यानी कि पार्टिसिपल। 3 हिस्सों में है पार्टिसिपल। पार्टिसिपल 3 हिस्सों में है। कलर में चेंज कर लेता हूं। पार्टिसिपल एक प्रेजेंट पार्टिसिपल, जो कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म से बनाया जाता है। दूसरा है पास्ट पार्टिसिपल, दैट वी फॉर्म यूजिंग V3। और तीसरा है परफेक्ट पार्टिसिपल। कई लोग इसे पास्ट परफेक्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं। परफेक्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल भी वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनता है, बस उसके पहले हैविंग भी लगा दिया जाता है। परफेक्ट पार्टिसिपल में एक चीज और ध्यान देनी होती है, वो है उसका पैसिव वर्जन। तो अगर कभी परफेक्ट पार्टिसिपल के पैसिव वर्जन को पूछा जाए सेंटेंस में, तो वो हैविंग प्लस V3 नहीं होगा, बल्कि वो हैविंग प्लस बीन प्लस V3 होगा। तो ये थे पार्टिसिपल के चेहरे। मतलब इधर आईएनजी फॉर्म लगानी है, इधर थर्ड फॉर्म, और इधर थर्ड फॉर्म के पहले हैविंग लगाना है। पैसिव चाहिए तो हैविंग और थर्ड फॉर्म के बीच में बीन आपको ऐड कर देना है। चलिए पहले क्वेश्चंस पे आते हैं, पहले स्लाइड पे आते हैं। आपके सामने 3 सेंटेंसेस हैं। देखिए, आपने अगर पढ़ रखा है, भले हो आपने ऐसे ना पढ़ रखा हो कि आपको बहुत अच्छे से सब कुछ आता हो, फिर भी चल जाएगा। बस इतना ज़रूरी है कि थोड़ा बहुत आपको आइडिया हो, वरना फिर बात नहीं बनेगी। फर्स्ट सेंटेंस को देखिए, इफ़ यू कन्फेस। कन्फेस का मतलब होता है गलती को स्वीकार करना। सो इफ़ यू कन्फेस योर गिल्ट ऑफ हैविंग स्टोल, बस यहीं पे एरर है। क्या है? यहीं पे एरर है। तमाम टीचर्स इंक्लूडिंग मी एक ट्रिक बताते हैं। वो ट्रिक ये है कि अगर हैविंग दिया हुआ हो और उसके बाद भूले से भी वर्ब आ जाए, या तो आए ही ना, पर अगर हैविंग दिया और उसके बाद गलती से भी वर्ब आ जाए तो उसे उसकी थर्ड फॉर्म में ही रखें। भूले से भी ऐसा करने से बचें ना। हैविंग के बाद अगर वर्ब आती है तो मेक श्योर कि आप उस वर्ब को उसकी थर्ड फॉर्म में रखें। इसमें यही एरर है। हैविंग के बाद जो स्टोल लिखा है वो स्टील का सेकेंड फॉर्म है। आपको क्या चाहिए सर? थर्ड फॉर्म, स्टोलन। जानते होंगे आप सभी लोग कि स्टील वर्ब जिसका मतलब होता है चोरी करना, इसका सेकेंड फॉर्म स्टोल होता है और थर्ड फॉर्म स्टोलन होता है।
हैविंग के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाई जाती? थर्ड फॉर्म लगाई जाती। तो अगर आप अपना गुनाह मान ले, कौन सा गुनाह? कि आपने एक्सेसरीज को यानी कि वस्तुओं को चुराया है, तो हो सकता है लैंडलॉर्ड जो है आपको आपकी सेवाओं से बर्खास्त ना करे। आप कहीं नोट में अलग लिख लीजिएगा कि डिस्पेंस के बगल में प्रेपोजिशन विद हमेशा लगाया जाता है, और डिस्पेंस विद का मतलब होता है सेवाओं से निकाल देना। नंबर 2 देखिए, हैविंग बीन लॉस्ट। पीछे की स्लाइड में आइए सर, इस स्लाइड में अभी अभी मैंने आपको बताया कि हैविंग परफेक्ट पार्टिसिपल में दो बातों पे आपको ध्यान देना होता है कि परफेक्ट पार्टिसिपल आपको एक्टिव वाला चाहिए, मतलब हैविंग प्लस V3 वाला एक्टिव में, या आपको परफेक्ट पार्टिसिपल जो है पैसिव वाला चाहिए, हैविंग प्लस बीन प्लस V3। हमारा जो सेंटेंस है वो कह रहा है हैविंग प्लस बीन प्लस V3, यानी कि पैसिव में परफेक्ट पार्टिसिपल लिखा हुआ है, जबकि असलियत ये है कि हमें परफेक्ट पार्टिसिपल तो चाहिए लेकिन पैसिव में नहीं सर, एक्टिव में चाहिए। तो यहां पर होना चाहिए क्या? हैविंग लॉस्ट। लिखा है हैविंग बीन लॉस्ट, कैसे वो भी तो जाने ना आप, सुनिएगा ध्यान से। जब आपसे आपकी कोई वस्तु खो जाती है, जब आपसे आपकी कोई वस्तु खो जाती है तो आप ही उसके सब्जेक्ट होते हैं, या कोई वस्तु खो गई है आपने उसे ढूंढ लिया है तो आप ही उसके सब्जेक्ट हैं। आपने कुछ खो दिया, वेस्ट किया, तो आप सब्जेक्ट हैं, है ना। यू लॉस्ट योर वॉच, यू मे लूज योर वॉच, तो आप ही सब्जेक्ट हैं। यू आर वेस्टिंग योर टाइम, तो आप ही सब्जेक्ट हैं। देखिए परफेक्ट पार्टिसिपल में या प्रेजेंट पार्टिसिपल में और पास्ट पार्टिसिपल में एक चीज का ध्यान रखना होता है हम सभी को, और वो एक चीज ये है कि जैसे हमने ना परफेक्ट पार्टिसिपल लिखा, तो आगे जहां से सेंटेंस वास्तव में शुरू हो रहा है ना, मान लीजिए वहां आई लिखा है, तो पार्टिसिपल में जिस वर्ब का जिक्र किया गया हो उसका इस आई से रिलेशन होना चाहिए, चाहे सब्जेक्ट वाला हो चाहे ऑब्जेक्ट वाला हो, रिलेशन होना चाहिए। अब आप देखिए द वुमेन लिखा हुआ है ना सर, बहुत ध्यान से समझिएगा। द वुमेन जो है सेंटेंस का सब्जेक्ट है ना, तो ऐसे मैच कर लीजिए। अब ये सही हो गया, क्या हो गया? सही हो गया, क्योंकि महिला ने ही तो खोया। तो जब महिला सब्जेक्ट लग रही है तो परफेक्ट पार्टिसिपल एक्टिव में ही तो होगा। फंडा तो यही है कि वर्ब को जब उसका सब्जेक्ट हैंडल करे तो वर्ब को एक्टिव में रहना चाहिए, और वर्ब को जब उसका ऑब्जेक्ट हैंडल करे तो वर्ब को पैसिव में रहना चाहिए। वर्ब क्या है? लॉस्ट, जिसका फर्स्ट फॉर्म होगा लूज। लूज वर्ब का ये वुमेन क्या है? सब्जेक्ट है ना। तो जब वर्ब को सब्जेक्ट हैंडल करे तो वर्ब को एक्टिव में होना चाहिए। यही बात पार्टिसिपल पे भी लागू होगी। तो हैविंग लॉस्ट होना चाहिए, हैविंग बीन लॉस्ट नहीं। अब देखिए नंबर 3, बहुत बढ़िया सेंटेंस है। मैं टोटल में आपको 30 सेंटेंसेस कराऊंगा। अब चूंकि सेंटेंसेस की संख्या सीमित है, मैं बेहद सीमित तो नहीं कहूंगा और ज्यादा भी नहीं है। यूजुअली तो तमाम टीचर्स एक एक चैप्टर के 100 क्वेश्चंस कराते हैं। मेरी स्ट्रैटेजी थोड़ा सा अलग है। मेरा ऐसा मानना है कि एक ही जैसी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने का क्या फ़ायदा सर। आप थोड़ी प्रैक्टिस करिए पर उसमें वैरायटीज़ होनी चाहिए। थोड़ी प्रैक्टिस करिए और उसमें वैरायटीज़ होनी चाहिए। अब आपको सिर्फ एक ही सब्जेक्ट तो पढ़ना नहीं है कि एक ही सब्जेक्ट पढ़ना, तो एक ही सब्जेक्ट के बहुत सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं। मेरे हिसाब से जैसे परसेंटेज के आप मैथ्स की बात कर, आप 200 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से इट इज़ ऑफ नो यूज़। बाकी मैं हो सकता है गलत हूँ, लेकिन मैं तो खैर यही बात मानता हूँ कि आप सीमित प्रैक्टिस करें लेकिन क्वालिटी प्रैक्टिस करें। वैरायटी ऑफ सेंटेंसेस या वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस होने चाहिए। सारी पॉसिबिलिटीज़ पे विचार कर लें, ये बात है। They lost all their belongings. उनके पास जो कुछ भी था वो सब का सब खो गया। And the compensation package. फिर उन्हें compensation package दिया गया। किसी का सब कुछ खो जाएगा तो उसे compensation package दिया जाएगा। और जो compensation package दिया गया था did not take stock of the goods burning due to fire. और जो उन्हें compensation package दिया गया उसमें
इस बात का ध्यान रखा ही नहीं गया कि आग की वजह से कितनी भारी संख्या में या कितनी भारी मात्रा में वस्तु में जल गई थी या वस्तुओं का नुकसान हो गया था। मतलब उनके पास जो कुछ भी था सब का सब जो है चला गया, आग में सब जल गया। और कंपेंसेशन पैकेज तो दिया गया, लेकिन जो जल गया था उसको ध्यान में रखते हुए नहीं दिया गया। ठीक, इसकी एरर ये है कि ये जहां पर आप बर्न की आईएनजी फॉर्म लगा रहे हैं वहां पर आप बर्न का थर्ड फॉर्म लगाइए। क्यों सर? अगर कोई चीज जल रही है तो आप बर्निंग लगाइए, अगर कोई चीज जल चुकी है तब तो आपको बर्न ही लगाना चाहिए ना सर। जैसे कि एक बहुत पुरानी मूवी थी द बर्निंग ट्रेन, तो उस मूवी में यही दिखाया जा रहा है कि ट्रेन लगातार जल रही है तो बर्निंग ट्रेन हो गया। एक कहावत है कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, उसको कहते हैं अ बर्न्ट चाइल्ड, BURNT। थर्ड फॉर्म क्यों लगाते हैं? इसलिए लगाते हैं क्योंकि बच्चा दूध से एक बार जल चुका है, एक बार वो धोखा खा चुका है, एक बार उसे नुकसान उठाना पड़ा है, वो नुकसान उठा चुका है। ठीक है, तो जब नुकसान हो चुका है, वस्तु में जल चुकी है, तो वो बर्न या बर्निंग कैसे हो सकती? थर्ड फॉर्म ही लगाइए ना, तो बर्न का थर्ड फॉर्म लगाना चाहिए आपको। आगे के 3 सेंटेंसेस 4, 5 एंड 6। ठीक, स्क्रीन को पॉज करिएगा, 2-3 मिनट के लिए इन सारे सेंटेंसेस को रीड कर लीजिएगा, फिर रिज्यूम करके मैं जो बोलने जा रहा हूं उसको सुनिएगा। द डीप स्क्रीमिंग स्क्रीम्स, स्क्रीम्स का मतलब चिल्लाहट से होता है, चिल्लाने से होता है। ये जो चिल्लाने की आवाज आती है उसे ना स्क्रीम बोलते हैं। हाँ, वर्ब के रूप में स्क्रीम का सेकेंड फॉर्म स्क्रीम्ड है, और नाउन के रूप में स्क्रीम है या प्लूरल फॉर्म स्क्रीम्स है। वर्ब के रूप में इसे चिल्लाना बोलेंगे और नाउन के रूप में इसे चिल्लाहट बोल देंगे। ऑफ द वॉर विक्टिम्स मतलब युद्ध में जो पीड़ित लोग थे उनकी जो आवाजें थी, वर ऑल दैट कुड बी हर्ड एवरीवेयर, यही सब जगह सुनाई पड़ रहा था और कोई आवाजें ही नहीं आ रही थी। तो ध्यान से सुनिए सर, व्यक्ति बहरा हो सकता है, मैं, आप, दुनिया का कोई व्यक्ति बहरा हो सकता है, वहां पर आप डीफ पर्सन लगाइए, डीफ लेडी लगाइए, डीफ बॉय, डीफ गर्ल ऐसे बोल सकते हैं। आवाज जो आपको बहरा कर दे, इतनी तेज आवाज जो आपको बहरा कर दे, उस साउंड को डीफनिंग वॉइस बोलते हैं, डीफनिंग साउंड कहते हैं, डीफनिंग स्क्रीम्स होगा। जो बहरा कर दे, वो आवाज जो बहुत तेज आ रही हो, आवाज जो बहुत तेज हो जिसकी वजह से कहा जाए कि ये आवाज तो मुझे बहरा कर देगी, मतलब आई में बिकम डीफ बिकॉज द साउंड इज क्वाइट डीफनिंग। तो आवाज जो बहरा कर सकती है उसे डीफनिंग साउंड बोलते हैं। तो डीफ गलत है सर, आपको डीफनिंग लिखना चाहिए। ठीक है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल से संबंधित एरर है, और यहां पर जो डीफनिंग है वो एक एडजेक्टिव है। क्या है सर? एडजेक्टिव। कैसे? स्क्रीम से एक नाउन है, द एक आर्टिकल है, आर्टिकल और नाउन के बीच की जगह एडजेक्टिव की ही तो होती है, जहां पर आप कौन जाएगा? डीफनिंग जाएगा। ठीक है, जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है वर्ब की आईएनजी फॉर्म से बनता है, राइट, लेकिन ये कई बार एडजेक्टिव का रोल प्ले करता है। ये देखिए, इफ द गवर्नमेंट डज नॉट एड्रेस द रियल इश्यूज, अगर सरकार उन वास्तविक मामलों का, वास्तविक समस्याओं को एड्रेस नहीं करती, उनका समाधान नहीं निकालती है। कौन सी वास्तविक समस्याएं? वो समस्याएं जो किसानों के द्वारा फेस की जा रही हैं। द डे इज नॉट फार ऑफ, फिर वो दिन दूर नहीं, व्हेन द रूरल इकोनॉमी विल डूम रिडेम्पशन। डूम रिडेम्पशन का मतलब है कि कर्ज में डूब जाएगी, गर्त में चली जाएगी, बर्बाद हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। लिखा है कि अगर सरकार उन समस्याओं पे ध्यान नहीं देती, वो इश्यूज जो किसान फेस करते हैं या जिन्हें किसानों के द्वारा फेस किया जाता है, जरा ध्यान से देखिए सर, इसमें क्या लिखा है? फेसिंग बाय फार्मर्स। आपको ये पैसिव नहीं नजर आ रहा है कि किसानों के द्वारा फेस किया जाता है? तो जब ये पैसिव है तो पैसिव में तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है ना सर। क्या लगाइए? फेस्ड लगाइए। हाँ,
फेस्ड बाय फार्मर्स, किसानों के द्वारा जो मामले या बातें फेस की जाती हैं, जो समस्याएं फेस की जाती है, तो फेस्ड बाय फार्मर्स। जैसे कोई बुक है तो लिखा है रिटन बाय, कोई बुक है तो लिखा है रिटन बाय प्रकाश झा, कोई मूवी है तो लिखा है डायरेक्टेड बाय भंसाली, पता है, डायरेक्टेड बाय। तो प्रॉब्लम जो फेस की जाती किसानों के द्वारा, फेस्ड बाय फार्मर्स। एक और तरीका है, जैसे कि ये वर्ब लिखी है आपने, ठीक, अब इस वर्ब के पहले उसका ऑब्जेक्ट है, वर्ब से पहले उसका ऑब्जेक्ट है, तो ऐसे में वर्ब क्या बनेगी, ऐसे में ही तो जाएगी। ये जो फेस वर्ब है, इश्यूज इसका ऑब्जेक्ट है। हाँ, फेस किसे किया जाता है, इश्यूज, समस्याओं को कौन करता है, किसान करते हैं, तो फेस का सब्जेक्ट किसान है और समस्याएं जिन्हें किसान फेस करते हैं वो समस्याएं जो हैं वो ऑब्जेक्ट हैं। तो जब वर्ब से पहले ऑब्जेक्ट हो तो वर्ब को कहाँ जाना चाहिए, पैसिव में जाना चाहिए। और पैसिव में वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, थर्ड फॉर्म लगाई जाती बंधुवर। तो आप क्या कर दीजिए, चुपचाप थर्ड फॉर्म लगा लीजिए। ओपन द वार्डरोब, ये एक एवरेज सेंटेंस है। आप किसी भी सोर्स से अगर पार्टिसिपल को पढ़ेंगे तो ऐसे सेंटेंसेस तो जरूर ही करा दिए जाते हैं। ओपन द वार्डरोब, शी टुक हर ड्रेस आउट, मतलब वार्डरोब को खोलकर उसने अपनी ड्रेस बाहर निकाली। यहाँ ओपन की जगह पर हमको क्या करना चाहिए सर, ओपनिंग करना चाहिए। वार्डरोब खोला और कपड़े निकाल लिए, ओपनिंग द वार्डरोब, इस तरीके से कहा जाएगा। जी, आगे के सेंटेंसेस देखिए 7, 8 और 9। यहां भी आप पहले 2 मिनट के लिए रुकिएगा, सारे सेंटेंसेस को रीड करिएगा और फिर मैं जो एक्सप्लेनेशन दूं उसे सुनिएगा। सेशन के एंड में आप ये भी बताइएगा कि कैसा लगा, कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि नेचर ऑफ क्वेश्चंस कैसा था, मतलब क्वेश्चंस में क्वालिटी थी, स्टैंडर्ड था और या नहीं था, और साथ ही साथ मैंने समझाया आपको किस तरीके से, ये भी बताइएगा। हैविंग किलिंग, सर सेम लॉजिक, सेम लॉजिक। अभी सबसे पहला सेंटेंस याद करिए, सबसे पहले सेंटेंस में यही तो मैंने बोला था कि हैविंग अगर दिया हो तो हैविंग के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाएं, थर्ड फॉर्म लगाएं। ये जो किलिंग है ये क्या हो जाएगा, किल्ड हो जाएगा। हैविंग किल्ड द डियर द किंग टुक इट टू हिज पैलेस, उस हिरन को मारने के बाद राजा उसे अपने महल ले आया। हैविंग किल्ड, ये जो किल वर्ब है उसका ये किंग क्या है, सब्जेक्ट है, क्योंकि राजा ने ही तो मारा। हैविंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो हैविंग किल्ड कर दीजिए। जी, नंबर 8, बढ़िया सेंटेंसेस है, बढ़िया। नो दैट ही वुड नॉट बी एबल टू बीट हिज ओपोनेंट, ही द कंटेस्टेंट क्विट द रेसलिंग ग्राउंड, वो जो प्रतियोगी था यानी कंटेस्टेंट, उसने रेसलिंग ग्राउंड को यानी अखाड़ा जो था उस अखाड़े को ही क्विट कर दिया, वो अखाड़ा छोड़कर ही भाग गया। कब ऐसा हुआ, क्यों ऐसा हुआ, लगातार उसके दिमाग में ये चल रहा था। तो कीपिंग दीज थिंग्स इन हिज माइंड, नोइंग दैट, कंसीडरिंग दैट, इस तरीके से, ऐसा जानते हुए, ऐसा सोचते हुए, ऐसा महसूस करते हुए, ऐसा एहसास करते हुए, ठीक है, हाँ, ऐसा जानते हुए, समझते हुए, इस तरीके से। तो आपको समझते हुए, जानते हुए, कहते हुए, इन सबको प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं ना सर। तो नो की जगह क्या लगाइए, नोइंग लगा दीजिए सर, क्या कर दीजिए, नोइंग, ऐसा कहते हुए, ऐसा जानते हुए, ठीक, इस तरीके से। इट इज हार्ड फॉर एनी प्लेयर टू गेट पास द रिकॉर्ड, सो गो पास्ट, गो पास्ट का मतलब होता है आगे निकल जाना, मतलब नियम कह रहे हैं, बाधाओं को तोड़ करके तरक्की करना, टू प्रोग्रेस, है ना, टू प्रोग्रेस, या गो अहेड जिसको कह सकते हैं, गो अहेड। तो लिखा है कि मुश्किल है किसी भी प्लेयर के लिए उन रिकॉर्ड से आगे जा पाना, मतलब उन रिकॉर्ड्स को छोटा करना, तोड़ पाना, वो रिकॉर्ड जो लीजेंडरी प्लेयर के द्वारा सेट किए गए थे। सर सेम लॉजिक पे बेस्ड है, इस पे बेस्ड है, फार्मर्स वाले लॉजिक पे बेस्ड है। आइए देखिए, वो रिकॉर्ड जो उस लेजेंडरी प्लेयर ने सेट किए हैं। पहली बात आप देखिए, बाई लगा, यहीं से पता चल रहा है पैसिव है, और फिर आप देखिए बाई के बाद एक
एक्टर भी है, कैरेक्टर भी है, इससे ज्यादा पहचान पैसिव की क्या चाहिए। बाई लिखा हो, बाई के बाद कोई एक्टर आ जाए, जैसे बाई नेहा, बाई यू, बाई मी, बाई राम, बाई द प्राइम मिनिस्टर, तो पता ही चल रहा है कि सब पैसिव है सर। और फिर एक तरीका, और पैसिव है तो आपको सेट की थर्ड फॉर्म लगानी चाहिए ना। इंटरेस्टिंगली सेट की सारी फॉर्म सेम होती हैं, तो सेट रखना है आपको। अभी पीछे एक और तरीका बताया था, वो भी देखिए। रिकॉर्ड को सेट किसने किया? उस महान खिलाड़ी ने। और सेट क्या किया रिकॉर्ड्स को? तो रिकॉर्ड क्या है? ऑब्जेक्ट है। अगर वर्ब से पहले उसका ऑब्जेक्ट हो तो वर्ब को थर्ड फॉर्म यानी पैसिव में ही तो जाना चाहिए। हाँ, वर्ब को पैसिव में जाना चाहिए, तो सेटअप बाय द लीजेंडरी प्लेयर कर दीजिए। बहुत ढंग से मैं समझा रहा हूं, अपनी तरफ से तो मैं बेस्ट तरीके से बता रहा हूं, क्योंकि नॉन फिनाइट्स इंग्लिश ग्रामर के एडवांस टॉपिक्स में आता है। तो अगर अच्छे से ना समझा जाए तो फिर आप इसे याद कर नहीं पाएंगे। अगर आप कोशिश भी करें कि हम सब याद कर लेंगे तो ये मुमकिन है नहीं, तो आपको सिर्फ नुकसान ही उठाना पड़ेगा। ये देखिए, अभी जिस बात को मैं कह रहा था ना, ऐसा कहते हुए, ऐसा करते हुए, ऐसा सोचते हुए, ऐसा जानते हुए, ठीक, यहाँ क्या लिखा हुआ है? एक टीवी इंटरव्यू में बात करते हुए, बात करते करते, है ना, बात करते समय उस आर्टिस्ट ने अपने अफेयर्स की खबरों को कंफर्म किया कि हाँ, उसका उसकी एक को आर्टिस्ट के साथ या चक्कर चल रहा है, वो रिलेशनशिप में है। तो बातचीत करने के दौरान ये बात बताई ना, इंटरव्यू चल रहा था तो बातचीत हो रही थी, बातचीत हो रही थी, बोलते समय ये बात बोली, बातों बातों में ये बात बोली, और बातें कह रहे थे, बातें हो रही थी उसी बीच में, तो जब कहा जा रहा था, चल रहा था, तो आपको स्पीक की आईएनजी फॉर्म लगानी चाहिए ना, स्पीकिंग एट अ टीवी इंटरव्यू। ये सेंटेंस प्रेजेंट पार्टिसिपल का हो गया। अगर आईएनजी फॉर्म लगानी है, लग रही है, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल ही तो हुआ। 11 नंबर को देखिए सर, इंपॉर्टेंट सेंटेंस है इसलिए क्योंकि पेपर में इसे पूछा खूब जाता है। इजी सेंटेंस है इसलिए क्योंकि इसे समझाने का तरीका और समझने का तरीका बड़ा ही सरल है। क्या है अभी बताता हूं। जी, याद रखिए आप हमेशा कि जो परफेक्ट पार्टिसिपल हो, राइट, हैविंग प्लस V3 या हैविंग प्लस बीन प्लस V3, ठीक, इसका और आफ्टर का जो पेयर है, ये गलत है सर। क्या है? गलत है। सुन रहे ना, परफेक्ट पार्टिसिपल और आफ्टर का कॉम्बिनेशन गलत है। क्यों गलत है? इसके लिए हम पीछे सेंटेंस पे जाएंगे। ये देखिए, हैविंग किल्ड लिखा हुआ है। हैविंग किल्ड द डियर की क्या हिंदी है? हिरन को मारने के पश्चात, हिरन को मारने के बाद, हिरन को मारने के पश्चात। तो सर जब आप कह रहे हैं हिरन को मारने के बाद या मारने के पश्चात, तो उसमें ही के बाद है ना, तब फिर से आफ्टर की कोई जरूरत तो नहीं है। लेकिन मैं यही नहीं कह रहा कि परफेक्ट पार्टिसिपल के पहले अगर आफ्टर आए तो आपको आफ्टर को ही हटा देना, नहीं सर। प्रायः तो आफ्टर ही हट जाता है, लेकिन ऐसे सेंटेंसेस को सही करने के 3 तरीके हैं, जिसमें से एक तरीका हर परिस्थिति में काम करता है और 2 तरीके तमाम परिस्थितियों में काम करते हैं, बट नॉट इन ऑल कंडीशंस, इन ऑल सिचुएशंस। तो मैं यही बिल्कुल नहीं कह रहा कि परफेक्ट पार्टिसिपल के पहले आफ्टर नहीं लगता तो हटा दीजिए। मैं कह रहा हूं कि इनका कॉम्बिनेशन ठीक नहीं है। जैसे कि बहुत सारे टीचर्स बताते हैं कि रिटर्न के साथ अगर बैक लगा हो तो आप बैक को हटा दीजिए सर, ठीक है। हाँ, रिटर्न के साथ बैक नहीं आता, जबकि सच्चाई ये नहीं है कि आपको बोलना चाहिए रिटर्न के साथ बैक नहीं आता। ऐसे बोलना चाहिए कि रिटर्न और बैक को साथ साथ में यूज नहीं करते, ठीक। रिटर्न का भी वही मीनिंग है जो बैक का मीनिंग है। तो या तो हम क्या करते हैं, रिटर्न को लगा लेते हैं, और अगर हमें बैक की जरूरत है तो हम रिटर्न को बदल करके सर कम बैक कर देते हैं, मतलब ऐसा कर देते हैं। सीधे सीधे बोल दे रहे कि रिटर्न बैक में बैक की ही सब गलती है, ये गलत बात, ठीक है। हाँ,
फिर से मैं आपको बता दूं कि परफेक्ट पार्टिसिपल और आफ्टर का कॉम्बिनेशन ठीक नहीं है, ठीक। हाँ, प्रायः ऐसे मामलों में आफ्टर को ही हलाल किया जाता है, तो हम भी सर ज्यादातर मौकों में आफ्टर को ही हटाएंगे। तो हैविंग रिटन द लेटर के पहले का जो आफ्टर है, इस आफ्टर को आपको रिमूव कर देना चाहिए। हैविंग रिटन द लेटर, आई बिगैन टू लुक फॉर एन एनवेलप। आई बिगैन टू लुक फॉर एन एनवेलप। मैं आपको कुछ बताता हूं सर, देखिएगा ध्यान से, मन है तो मैं बता रहा हूं, ध्यान से समझिएगा सर। जो मैंने अभी लिखा था कि परफेक्ट पार्टिसिपल है, बहुत ढंग से देखिएगा सर, आगे के 4-5 सेंटेंसेस में काम आएगा। तो परफेक्ट पार्टिसिपल है तो हैविंग लिखा आपने। अब हैविंग के बाद अगर एक्टिव है तो थर्ड फॉर्म, पैसिव है तो बीन प्लस V3 हो जाएगा, राइट। अब इसमें इसके साथ आफ्टर लगा दिया गया तो ये कॉम्बिनेशन हो गया गलत। कैसा हो गया? गलत। सर सही करने के 3 रास्ते हैं, ध्यान से देखिएगा सर। हाँ, हो सकता है आपने जिस टीचर से पढ़ा हो या जिस सोर्स से पढ़ा हो, ये बातें उन टीचर ने या उस सोर्स ने आपको ना बताई हो, क्योंकि ये है एक स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट। तो कितना आपने स्टैंडर्ड पढ़ रखा ये तो आप ही जानते हैं ना, तो ध्यान से देखिएगा। पहला और मोस्ट कॉमन मेथड है कि हम परफेक्ट पार्टिसिपल को रखेंगे, आफ्टर को हटा देंगे, ठीक, आफ्टर को हटा देंगे। दूसरा और तीसरा जो तरीका है उसमें आफ्टर को रखा जाता है, हटाया नहीं जाता। दूसरे तरीके में भी आफ्टर को रखते हैं और तीसरे तरीके में भी आफ्टर को रखते हैं। दूसरे में क्या कर सकते हैं कि आफ्टर को हम प्रेपोजिशन मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं? प्रेपोजिशन मान सकते हैं। और आगे जो परफेक्ट पार्टिसिपल का सेंटेंस लिखा हो उसकी वर्ब को सीधे आईएनजी फॉर्म में बदल करके आगे ऑब्जेक्ट लिख करके फिर से जो अगली क्लॉज है उसको लिख सकते हैं। सुन रहे हैं ना? हाँ, मतलब प्रेपोजिशन मान लीजिए और आगे ये जो परफेक्ट पार्टिसिपल था हैविंग प्लस V3 उसको मारिए और उसकी जो वर्ब है उसको आईएनजी फॉर्म में बदलिए, फिर जो लिखा हुआ उसको कर दीजिए। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं कि कहां पर लिखूं मैं? आफ्टर हैविंग रिटन द लेटर, ठीक, ये था ना। तो पहला तरीका तो यही है कि हम सीधे हैविंग रिटन द लेटर लिखने के बाद जो आगे का सेंटेंस है आई बिगैन टू लुक फॉर द एनवेलप, ये लिखते हैं। ये सही तरीका है। ज्यादातर मौकों पर यही करना भी होता है कि हम आफ्टर को हटा देते हैं। अब दूसरे में क्या है कि आप आफ्टर को रख सकते हैं, तो कैसे रखेंगे? ध्यान से देखिएगा। आफ्टर लिखेंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा सर, आफ्टर। और मैंने क्या बोला? पार्टिसिपल को किल कर देंगे, वर्ब जो उसकी होगी उसको आईएनजी फॉर्म में बना देंगे। वर्ब क्या थी? राइट थी ना, जिसका थर्ड फॉर्म लिखा है। तो यहां पर हम आफ्टर के बाद क्या करेंगे? राइटिंग द लेटर। आफ्टर राइटिंग, और राइटिंग के बाद जो ऑब्जेक्ट है द लेटर वो लिख देंगे। आई बिगैन टू, फिर आगे का जो सेंटेंस है वो लिख देंगे। ये पहला तरीका हो गया, ऊपर वाला था पहला तरीका, और ये दूसरा तरीका हो गया। तीसरे तरीके में हम आफ्टर को मान लेंगे कंजंक्शन। क्या मान लेंगे बंधुवर? कंजंक्शन। और क्या करेंगे? आफ्टर के बाद पहले एक क्लॉज लिखेंगे, मतलब सेंटेंस लिखेंगे, सब्जेक्ट वर्ब ये सब लिखेंगे, फिर कॉमा लगा करके फिर हम दूसरी क्लॉज लिख देंगे, है ना, यानी सब्जेक्ट प्लस वर्ब या जो कुछ भी दिया हो वो सब इस तरीके से। आफ्टर को हम कंजंक्शन मान करके सेंटेंस में सेंटेंस लिख देंगे। कैसे लिख देंगे? देखिए, इस तरफ तो सेंटेंस लिखा ही है, आई बिगैन टू लुक फॉर एन एनवेलप लिखा तो है,
I began to look for an envelope. तो ये सेंटेंस बना है, क्लॉज बना है, इधर भी क्लॉज बना देंगे। क्या कर देंगे, आफ्टर के बाद राइटिंग द लेटर ना लिख करके प्रॉपर सेंटेंस बनाएंगे। प्रॉपर सेंटेंस कैसे बनेगा, देखिए आफ्टर के बाद जो है मैं आई लिख दूं क्योंकि मैंने ही पत्र लिखा, और इसे मैं लिख दूं आई हैड रिटन द लेटर। पहली बात, चूंकि हमारा सेंटेंस पास्ट का है, देखिए ना बिगैन, तो हमें पास्ट में ही जाना चाहिए था। और दूसरी बात, आफ्टर बोलता है कि काम हो जाने के बाद, और काम हो जाने बाद के लिए नियम है कि क्लॉज को पास्ट परफेक्ट में होना चाहिए। तो आई हैड रिटन द लेटर लिख दिया गया। तो ये तीन तरीके हैं, जब पार्टिसिपल के साथ आफ्टर आ जाए तो गलत हो जाता है, उसको रेक्टिफाई करने के तीन तरीके हैं। एक, आफ्टर को ही हटा दीजिए उसकी गलती मानते हुए। दूसरा, आफ्टर को रखिए प्रेपोजिशन मान लीजिए और बना डालिए सब कुछ वर्ब की आईएनजी फॉर्म ऑब्जेक्ट लिख करके, या आफ्टर को कंजंक्शन बनाइए। ठीक, एक बात ध्यान से सुनिएगा, हर परिस्थिति में ये वाला का नियम काम करता है। तीसरा वाला हर परिस्थिति में काम करेगा, ये कभी धोखा नहीं देगा। ये दोनों दोगले हैं, कभी भी धोखा दे सकते हैं। क्यों नहीं धोखा देगा, क्योंकि आफ्टर को जब हमने कंजंक्शन बनाया तो पूरा सेंटेंस यहीं लिख दिया, तो इसकी वर्ब को उधर देखने की कोई जरूरत ही नहीं है। समझ रहे हैं ना। अब आप ध्यान से देखिए, जैसे आपने रिटन लिखा, रिटन के ठीक पहले इसका सब्जेक्ट नहीं लिखा, तो रिटन को इस आई को देखना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा, और अगर यहीं पर आई आ जाए तो फिर इस आई के आगे झुकना नहीं पड़ेगा। हालांकि दोनों आई हैं सेम ही, फिर भी अब देखिए आपने सेंटेंस पे आइए, हैविंग रिटन द लेटर के पहले का आफ्टर हटा दिया। दूसरा तरीका जानते क्या है, बताइए। दूसरा तरीका है ये, आफ्टर राइटिंग द लेटर। आया ना समझ में। आफ्टर राइटिंग द लेटर आई बिगैन टू लुक फॉर एन एनवेलप। और ये सही ऐसे भी है क्योंकि राइट नाम की वर्ब का आई से रिलेशन तो है सब्जेक्ट वाला, आई ने ही तो लिखा है। एक तरीका ये। तीसरा तरीका क्या मैंने बताया था अभी, कि आफ्टर को मान लीजिए कंजंक्शन। क्या मान लीजिए, कंजंक्शन। और ऐसे लिखिए, आफ्टर आई हैड रिटन द लेटर। ठीक, ऐसे हो सकता है। ध्यान से सर समझिए सर, मजेदार है। मैं और ज्यादा इजी इसे कैसे कर सकता हूं सर, फिर तो वैल्यू ही खत्म हो जाएगी किसी चीज की, है ना। किसी में एक क्लास है तो उस क्लास का आदर करना चाहिए हमको, ना कि हर जगह हमें सरलता ढूंढनी चाहिए। ये देखिए सर, अभी तक का बेस्ट सेंटेंस है, टफेस्ट सेंटेंस भी कह सकते हैं आप इसे। पढ़िए, टफेस्ट भी कह सकते हैं। हाँ, देखिए जब हम पार्टिसिपल का यूज करें यहां पर, चाहे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल में आईएनजी फॉर्म लगाएं, या पास्ट पार्टिसिपल में थर्ड फॉर्म लगाएं, या परफेक्ट पार्टिसिपल में हैविंग प्लस V3 लगाएं, जो भी करें। ठीक, तो जब हम पार्टिसिपल लगाएं, बिल्कुल सेंटेंस की शुरुआत में पार्टिसिपल लिखें, तो आगे जा करके सेंटेंस का जो सब्जेक्ट हो, लेट से वो शी हो, कौन हो, शी, तो शी से इस वर्ब का रिलेशन होना चाहिए, चाहे सब्जेक्ट का हो चाहे ऑब्जेक्ट का, पर होना चाहिए। इसमें जो वर्ब है वो शी को जानती हो, शी उसी की वजह से कहा जाए शी इज ईटिंग फूड। अब इसमें जो ईट वर्ब है, इसका शी से फूड से दोनों से रिलेशन है। ईट के लिए शी सब्जेक्ट है, फूड क्या है, ऑब्जेक्ट, तो रिलेशन होना चाहिए। समझ रहे हैं, रिलेशन होना चाहिए। ऐसे ही इधर भी रिलेशन होना चाहिए। अगर रिलेशन नहीं है, रिलेशन होने का मतलब है कि या तो सब्जेक्ट वाला रिलेशन या तो ऑब्जेक्ट वाला रिलेशन, वो चल जाएगा। लेकिन अगर रिलेशन नहीं है तो सर पार्टिसिपल गयो, गयो मर गया, पार्टिसिपल खत्म। और जब पार्टिसिपल मरता है ना सर, किल होता है, तो फिर यहां पर क्लॉज लिखी जाती है, पूरा सेंटेंस बना। पार्टिसिपल नहीं मरता, अगर पार्टिसिपल हटेगा तो क्लॉज आएगी सर,
अभी आप देखिए ना सर कि यहाँ पर जब ये वाला हमने ऑप्शन चूज किया कि आफ्टर राइटिंग द लेटर, तो हमने पार्टिसिपल को किल भी तो किया, एक प्रकार से किल भी तो किया ना, यहां भी किया, यहां सेंटेंस के फॉर्म में लिखा, सेंटेंस के फॉर्म में लिखा। तो ये तरीका तब तक ठीक है जब मैचिंग हो रही है, लेकिन जब मैचिंग ना हो तो आपको फिर जो है क्लॉज ही लिखना पड़ेगा सर। क्या करना पड़ेगा? क्लॉज ही लिखना पड़ेगा, कोई और रास्ता है ही नहीं आपके पास। हाँ, कोई और रास्ता है ही नहीं आपके पास। 12 नंबर सेंटेंस आज छूट गया, अभी करा देंगे। यहां पर यही समस्या है कि ये जो टेक है, टेक का मतलब लेना या बैठने से है। अपनी कुर्सियों पर बैठने के बाद, अपनी सीट्स लेने के बाद, सर सीट्स किसने ली? मैंने ली ना, हमने ली, तो टेक का सब्जेक्ट हम हो गए सर। हमने क्या ली? हमारी सीट्स ली। अभी आप नहीं समझे, ये जो टेक वर्ब है इसका सब्जेक्ट हम है और ऑब्जेक्ट है सीट्स। हमने ली, क्या ली? सीट्स ली। और आपका सेंटेंस ऑर्गेनाइजर से शुरू हो रहा है। वास्तविक सेंटेंस पार्टिसिपल वाले हिस्से को नहीं बोलते हैं। वास्तविक सेंटेंस वो है जहां से पार्टिसिपल रुकता है, जाके वहीं पे सब कुछ देखते हैं हम। ठीक, तो आप समझिए ना सर, टेक का रिलेशन में हमसे है सब्जेक्ट वाला और सीट से है ऑब्जेक्ट वाला। ऑर्गेनाइजर से तो कोई रिलेशन है नहीं भैया, खत्म, पार्टिसिपल खत्म, अब नहीं रुकेगा पार्टिसिपल। ठीक, और जब परफेक्ट पार्टिसिपल किल होता है, जब परफेक्ट पार्टिसिपल किल होता है तो फिर हम क्या करते हैं? आफ्टर का इस्तेमाल करते हैं। और कैसे? ऐसे लिखेंगे, आफ्टर वी हैड टेकन आवर सीट्स, ऐसे लिखेंगे, आफ्टर वी हैड टेकन आवर सीट्स, ये होना चाहिए, आफ्टर वी हैड टेकन आवर सीट्स, ये सही तरीका है। जब मैचिंग नहीं होगी सर किसी भी तरीके से, पार्टिसिपल के बाद जहां से सेंटेंस शुरू हो रहा हो, उस सेंटेंस की शुरुआत में जो आई, यू, राम, श्याम, बॉटल, कप, मग, कंट्री, जो कुछ भी लिखा हो, उसका पार्टिसिपल की वर्ब से रिलेशन होना चाहिए, चाहे जैसा हो, लेकिन होना चाहिए। नहीं होगा तो बात बिगड़ेगी सर। अब देखिए, हैविंग बीन ब्रोकन डाउन, ये देखिए सर, ब्रेक डाउन एक फ्रेज है। क्या है? फ्रेज है। इट इज यूज्ड इन टू वेज। एक तो मैकेनिकल फॉल्ट, जिसको हम कह सकते हैं मैकेनिकल फॉल्ट, जिसकी वजह से मशीन का काम करना बंद हो जाना, स्टॉप फंक्शनिंग जिसको कहते हैं। और दूसरा जोर जोर से रोना, क्राई बिटरली, बहुत दुख में आकर के बहुत जोर जोर से रोना, इसे ब्रेक डाउन बोलते हैं। ध्यान रहे कि जब किसी तकनीक में, टेक्नोलॉजी में, मशीन में, घोड़ा में, गाड़ी में ब्रेक डाउन होगा, यानी कि वो खराब हो जाएगा, तो वही सब्जेक्ट है सर। कार खराब हुई, कार सब्जेक्ट है। बाइक खराब हुई, बाइक सब्जेक्ट है। ब्रेक डाउन जिसमें आया वही सब्जेक्ट है। ब्रेक डाउन जिस कार में, बाइक में, मशीन में आया वही सब्जेक्ट है। तो सर जब ब्रेक डाउन, जिसकी थर्ड फॉर्म ब्रोकन डाउन लिखी है, उसका ये कार सब्जेक्ट है ना। हाँ, नुकसान तो कार में हुआ, बस में हुआ, मैंने क्या बोला? ब्रेक डाउन जिसका मतलब होता है मैकेनिकल फॉल्ट या स्टॉप फंक्शनिंग, तकनीकी खराबी जिसको कह सकते हैं, यांत्रिक खराबी, हम सॉरी। तो उसमें जिस मटेरियल में, जिस मशीन में, जिस इक्विपमेंट में खराबी आती है वही सब्जेक्ट होता है। तो ब्रेक डाउन का सब्जेक्ट वो कार ही माना जाएगा। तो ऐसे में हम सर परफेक्ट पार्टिसिपल को वैसे में क्यों लिखेंगे? जब वर्ब जो है सब्जेक्ट को सबको सौंप रही है तो वर्ब को एक्टिव में रखो ना सर। जब वर्ब ऑब्जेक्ट को सबको सौंपेगा तब पैसिव में चले जाइएगा। 15 को देखिए, थॉट that he might get late for the press meeting. The dignitary किसी पढ़े लिखे व्यक्ति को कहते हैं, took an auto taxi. उन्होंने एक ऑटो टैक्सी ले ली। क्या किया? एक ऑटो टैक्सी ली। ठीक, तो कब ली? लगातार वो पैदल चल रहे थे और लगातार उनके दिमाग में ये ख्याल आ रहा था, यार मुझे लेट हो जाएगा। तो सोच ही रहे थे, वो सोच ही रहे थे कि सोचते सोचते उनको लगा कि लो टैक्सी ले ले, या उन्होंने टैक्सी बुक कर ली। तो वो सोचते हुए ही जा रहे थे, सोच ही रहे थे कि ऐसा किया जाए। तो सोचते सोचते या सोचते हुए,
तो इसको हमको बोलना चाहिए क्या, थिंकिंग बोलना चाहिए। क्या बोलना चाहिए, थिंकिंग। अब देखिए न्यूली डेवलप्ड वेपन्स, वो वेपन जो हाल फिलहाल में बनाए गए हैं। न्यूली डेवलप्ड वेपन्स, वो वेपन जो अभी बनाए गए, कंपनियों ने हाल फिलहाल में बनाए हैं सर। तो ये वेपन्स तो डेवलप हो चुके हैं ना, बनाए जा चुके हैं। तो आपको डेवलप लिखना चाहिए कि डेवलप की थर्ड फॉर्म डेवलप्ड लिखना चाहिए सर। जब वेपन्स जो है डेवलप हो चुके हैं तो वो डेवलप्ड कहा जाएगा कि डेवलपिंग कहा जाएगा या डेवलप कहा जाएगा। ठीक, तो ये जो वेपन्स हैं, जो नए नए डेवलप किए गए हैं वेपन्स, उन्हें एग्जीबिशन में जो है दिखाया जाएगा, ये लिखा हुआ है। आप देखिए बहुत बढ़िया सेंटेंस है सर, आप गौर से देखिए, ज्यादा सेंटेंसेस अभी तक पास्ट परफेक्ट पार्टिसिपल की मिल रहे हैं। हैविंग फाउंड गिल्टी, हैविंग फाउंड गिल्टी एक्टिव में लिखा है ना, ये एक्टिव में लिखा है। जानते हैं ये पैसिव में जाएगा, कहाँ जाएगा, पैसिव में जाएगा। ऐसे बनेगा हैविंग बीन फाउंड गिल्टी, हैविंग बीन फाउंड गिल्टी। कैसे जानोगे आप सर, कैसे जानोगे, ये देखिए क्या लिखा, अक्यूज्ड। अक्यूज्ड मतलब होता है आरोपी। सर सेंटेंस आपका इस कॉमा के बाद शुरू हुआ है, सेंटेंस टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट। क्या आप जानते हैं जब किसी को मौत की सजा सुनाई जाती तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट बोलते हैं ना, सेंटेंस टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट या सेंटेंस टू डेथ या सेंटेंस टू 6 months इन जेल। तो सेंटेंस का मतलब होता है सजा देना, और जो भी सजा दिए जानी है उसके बाद प्रेपोजिशन हमको क्या लगाना है, टू लगाना है। इस बात का ध्यान रखिएगा, अच्छे से ध्यान रखिएगा। अब आप मुझे बताइए सर, दोषी, गिल्टी मतलब दोषी, फाइंड मतलब पाना, तो उस मर्डर का दोषी पाने पर आरोपी को सजा दी गई सर। सर क्या आरोपी ने दोषी पाया है या आरोपी को दोषी पाया गया, बताइए सर। दोषी कौन पाएगा सर, पुलिस पाएगी, सीबीआई पाएगी, जज पाएगा, कोर्ट पाएगा, है ना। तो ये सीबीआई, ये जज, ये कोर्ट, ये पुलिस सब्जेक्ट है सर, फाइंड का पुलिस सब्जेक्ट है। जिस आरोपी को दोषी पाया गया है, जिस आरोपी को दोषी ठहराया जा रहा है, वो आरोपी तो ऑब्जेक्ट है ना सर, समझ रहे हैं ना। हाँ, दोषी उसी को तो पाया गया है। और वही बात अगर वर्ब ने सब कुछ अपने ऑब्जेक्ट को सौंप दिया है, ठीक है, दोषी जिसने पाया जज, वो तो यहाँ नहीं लिखा ना, दोषी जिसको पाया है आरोपी, वो अक्यूज्ड यहाँ लिखा गया। तो अक्यूज तो फाइंड का ऑब्जेक्ट है ना, और जब वर्ब ने ऑब्जेक्ट को सब कुछ दे दिया है तो वर्ब कहाँ जाएगी, पैसिव वॉइस में जाएगी, और यहाँ पर इसीलिए हैविंग बीन फाउंड हो जाएगा। बताइएगा भाई कैसा लग रहा है। हाँ, बहुत टफ है सर, बहुत टफ है। लेकिन आप यूं समझिए कि अगर आप कंफर्ट जोन में रह के काम करेंगे तो ऐसे कामों को करने का कोई खास फायदा नहीं है, कई बार तो बिल्कुल भी फायदा नहीं होता। अब देखिए, आई सॉ अ ब्लाइंड मैन, मैंने एक अंधे आदमी को देखा। किसे देखा, अंधे आदमी को देखा। कहाँ देखा, कब देखा, वही लिखा हुआ, क्रॉस्ड द बिजी रोड विदाउट एनी हेल्प। मैंने एक अंधे आदमी को देखा कि वो बिना किसी मदद के उस बिजी सड़क को पार कर गया। नहीं सर, आपने जब देखा होगा तो वो बूढ़ा व्यक्ति उस बिजी रोड को पार कर रहा होगा। देखो कैसे ये अंधा आदमी बिना किसी मदद के ही सड़क पार करे डाल रहा है, बताओ, दिख भी नहीं तब भी सड़क पार कर रहा है। तो ये लिखा हुआ है कि मैंने एक बूढ़े व्यक्ति, सॉरी, एक अंधे व्यक्ति को सड़क पार करते हुए देखा। जब सड़क पार करते हुए देखा तो मैंने यही तो देखा कि वो सड़क पार कर रहा है या पार कर रहा था। तो आईएनजी फॉर्म ही तो आनी चाहिए। हाँ हाँ, क्रॉसिंग लगना चाहिए। क्या लगना चाहिए, क्रॉसिंग लगना चाहिए। 19 नंबर देखिए, लीजिए एक बार फिर से आ गया परफेक्ट पार्टिसिपल। सोचो सर इतना क्यों पूछ रहा हूं मैं, जबकि परफेक्ट पार्टिसिपल में सबसे ज्यादा मेहनत लग रही, फिर भी पूछ रहा हूं क्योंकि परफेक्ट पार्टिसिपल से सेंटेंसेस आते हैं और आप परेशान हो जाते हैं। अब इसमें हैविंग डिप्रीव्ड ऑफ, पहली बात डिप्रीव्ड ऑफ, पहली बात कि डिप्रीव्ड के साथ ऑफ लगता है, ये याद रखें। दूसरी बात, डिप्रीव्ड का मतलब होता है वंचित करना। क्या होता है, वंचित करना। उन्हें उनके घरों से निकाल कर या उन्हें उनके घरों से वंचित करके,
इन द रीसेंट अर्थक्वेक, ये जो हाल फिलहाल में भूकंप आया, दे हैड नो अदर ऑप्शन दैन टू टेक शेल्टर इन अ स्कूल। अभी हाल फिलहाल में नेपाल में भूकंप आया, नेपाल क्या रहा है, नेपाल कहाँ लिखा है, हाल फिलहाल में ही जो है भूकंप आया, उस भूकंप में जो है उनका घर बहुत कुछ उनका जो है चला गया, खो गया, उससे वो वंचित रह गए। हाँ, तो उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था कि वो एक शेल्टर में जाके शरण ले। सर ये है सर, सेंटेंस यहां से शुरू हो रहा है, यहां से। और जानते हैं सर, दे वही लड़के हैं, वही लोग हैं, वही फैमिली है। तो उस फैमिली ने छीना या उस फैमिली से छीना गया, बताइए। उस फैमिली से उसका घर द्वार, परिवार, जमीन जायदाद, गाय भैंस छीन ली गई है सर। ठीक है, तो उसने नहीं छीना, उससे छीन लिया गया। डिप्रीव का ये जो दे है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। और मैं अभी एक बात और बता दूं कि जनरली आप डिप्रीव्ड ही देखते हो, टायर्ड ही देखते हो। तो जब आप टायर्ड देख रहे हो, डिप्रीव्ड ही देख रहे हो, तो ये पैसिव में ही तो जाएंगी ना सर, पैसिव में ही जाएंगी। तो हैविंग बीन डिप्रीव्ड करना है, हैविंग बीन डिप्रीव्ड करना है। 20, बीइंग ड्रिवन बाय द डिजायर टू सेव ट्रीज, मतलब पेड़ों को कैसे बचाया जाए, इस इच्छा से ओत-प्रोत होकर द रेजिडेंट्स ऑफ द लोकेलिटी हैव स्टार्टेड यूजिंग सोलर अप्लायंसेस फॉर डेली नीड्स। मतलब ये दिमाग में रखते हुए कि कैसे जो है पेड़ों को कटने से रोका जा सके, बचाया जा सके। तो उस गांव के लोगों के पास कोई और ऑप्शन नहीं था, यही था कि वो जो है सोलर अप्लायंसेस का इस्तेमाल करना शुरू कर दें सर, है ना। तो आप ध्यान से देखिएगा सर, ध्यान से देखिएगा। ये बीइंग हटेगा, क्या हटेगा, बीइंग हटेगा। जो पास्ट पार्टिसिपल है, जिसकी हिंदी होती है ऐसा होकर, ऐसा देखकर, ऐसा जानकर, ऐसा पाकर, ऐसे जाकर। तो इसमें जो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, उसके पहले कोई ऑक्सिलरी वर्ब नहीं आती। ये बिल्कुल ना सोच ले कि बीन लगा करके वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख सकते, कुछ नहीं कर सकते आप, समझ रहे हैं ना। सीधे आप थर्ड फॉर्म लगे, ड्रिवन बाय पॉवर्टी, लॉस्ट इन द मैच, कॉट इन द स्कैम, सुन रहे हैं ना, इस तरीके से। थ्रोन आउट ऑफ वाटर, थ्रोन आउट ऑफ वाटर, पानी से बाहर फेंक दिए जाने के बाद। एक व्यक्ति जो है पानी में नहा रहा था और उसके हाथ में एकदम से एक मछली आ गई, ठीक थे, तो उसने उसको पकड़ा, जब वो छटपटाने लगी तो उसने दम लगा के पानी के बाहर फेंक दिया। तो पानी से बाहर फेंके जाने के बाद वो मछली छटपटाने लगी, या पानी से बाहर फेंके जाने पर वो मछली छटपटाने लगी। तो ऐसे में अगर आप परफेक्ट पार्टिसिपल लगाते हैं तब तो कोई बात नहीं, हैविंग और V3 लगा दीजिए या पैसिव कर दीजिए जा करके। और अगर पास्ट पार्टिसिपल लगाते हैं तो सीधे थर्ड फॉर्म लगाएं और वहां पर उसके पहले बीइंग, विंग, बी या बीन, कुछ हो तमाशा नहीं चाहिए। बीन ड्रिवन भी नहीं चाहिए, बी ड्रिवन भी नहीं चाहिए, बीइंग ड्रिवन भी नहीं चाहिए, सीधे ड्रिवन चाहिए सर, समझ रहे, सीधे ड्रिवन चाहिए, इस तरीके से। अब 21 को देखिए, 21, 22, 23, ये 3 सेंटेंसेस हैं। आंसर्स को जानने से पहले थोड़ा सा चेक भी कर लीजिएगा, देख भी लीजिएगा सर। लेक्चर थोड़ा सा बड़ा होगा सर, बिल्कुल बड़ा होगा, क्योंकि आपने खुद ही नोटिस किया होगा कितनी सारी वैरायटी है सेंटेंसेस की, कितने सारे टाइप्स पे चर्चा हो रही, कैसे कैसे मैं लॉजिक और कैसे कैसे ट्रिक्स भी आपको बता रहा हूं। और मैंने बोला ना कि अभी जो बीइंग ड्रिवन था, आपने अगर पास्ट पार्टिसिपल किसी भी सोर्स से पढ़ा हो, और कहीं ना पढ़ा हो, तो गूगल पे जाके टाइप करिए सम एग्जांपल्स ऑफ पास्ट पार्टिसिपल, 10-5 मिनट उनको देख लीजिए। वहां जब थर्ड फॉर्म वाले सेंटेंसेस आएंगे तो सीधे आएंगे, बीन या बीइंग नहीं लगा हुआ मिलेगा। 2 ऑफ द बॉयज फ्रॉम द नेबरिंग स्कूल, पास के स्कूल के 2 लड़के, फेल डाउन फ्रॉम अ टॉल ट्री, एक बड़े से या ऊंचे से पेड़ से गिर जाते हैं। कौन से ऊंचे पेड़ से, वो पेड़ कहाँ था, मेरे घर के बाहर खड़ा था। वो दोनों जो हैं एक पेड़ के से गिर जाते हैं ऊंचाई से, और वो पेड़ इत्तेफाक से मेरे ही घर के बाहर खड़ा था। सर जब
कुछ खड़ा है, कुछ बैठा है, कुछ लेटा है, मतलब जैसे आप खड़े हैं या आप बैठे हैं या आप लेटे हैं, तो इन तीनों पोस्चर्स को कॉन्टिन्यूअस या आईएनजी फॉर्म से दिखाते हैं। सिटिंग, लाइंग और स्लीपिंग। ओ नहीं, सिटिंग, लाइंग और स्टैंडिंग, है ना। खड़े हैं स्टैंडिंग, बैठे हैं सिटिंग, लेटे हैं तो लाइंग। तो वो पेड़ जो है मेरे घर के बाहर खड़ा था, तो वो खड़ा था ना, द ट्री वॉज स्टैंडिंग, पेड़ खड़ा है, द ट्री इज स्टैंडिंग होना चाहिए। समझ रहे हैं ना ये तरीका। ये देखिए सर, ये देखिए कितना सरल है सेंटेंस। देखिए हैविंग ब्रेकफास्ट, सॉरी हैविंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म और साथ ही साथ आफ्टर, परफेक्ट पार्टिसिपल और आफ्टर साथ साथ, तो गलत है ना सर। और ये आफ्टर ही हटेगा। दो कारण है। एक कारण ये कि ज्यादातर मौकों पर परफेक्ट पार्टिसिपल के साथ जब आफ्टर आता है तो आफ्टर ही बाद में आता है बेवजह। यही माना जाता है कि आफ्टर को हटा दीजिए, तो इसलिए भी हम कह सकते हैं कि आफ्टर हटेगा। ठीक है। और दूसरी बात, ये जो है ब्रेकफास्ट लेने के बाद वो ऑफिस गया, तो ये ही उसका सब्जेक्ट भी है, मैचिंग भी हो रही है, तो हम बेवजह झंझट में क्यों पड़े। मैचिंग भी हो रही है सर। और सब्जेक्ट है तो हैविंग टेकन ही रहेगा, हैविंग बीन टेकन भी नहीं हो जाएगा। बाकी आप चाहें तो ये पूरा का पूरा हिस्सा जो है एक ही तरफ है, तो चाहे आफ्टर को हटा करके बना लें, ये सब कुछ जिसमें बदलाव किया जाना है, चाहे तो आफ्टर को हटा के बना लें या आफ्टर को प्रेपोजिशन मान लें और बोल दें आफ्टर टेकिंग ब्रेकफास्ट, आफ्टर टेकिंग ब्रेकफास्ट, या कंजंक्शन मान लें आफ्टर को तो बोल दें आफ्टर ही हैड टेकन ब्रेकफास्ट, या आफ्टर ही टुक ब्रेकफास्ट, ही टुक ब्रेकफास्ट, ही हैड टेकन ब्रेकफास्ट, इस तरीके से हो जाएगा। द चाइल्ड पिक्ड अप, बच्चे ने उठा लिया। क्या उठा लिया होगा? लकड़ी का एक जला हुआ टुकड़ा, बर्न्ट, BURNT, जल चुकी है लकड़ी सर। एंड गॉट इंजर्ड सब्सिक्वेंटली, और उसे काफी ज्यादा चोट भी आ गई या उसके बाद चोट भी आ गई। तो सोचो सर, लकड़ी, जल चुकी लकड़ी मतलब जल चुकी लकड़ी, उसको छूने से कोई जल जाएगा? बर्निंग सेंसेशन आ जाएगा उसको छूने से? नहीं सर, नहीं सर। लकड़ी का टुकड़ा कौन सा छुआ होगा उसने, या कौन सा हाथ में लिया होगा, पकड़ा होगा? जो जल रहा होगा, तब तो उसको चोट लगेगी, तब तो उसको इंजरीज होंगी। तो एक जलते हुए लकड़ी के टुकड़े को, जलते हुए लकड़ी के टुकड़े को, तो बर्न्ट नहीं सर, क्या करिएगा? बर्निंग करिएगा। मैं बहुत अच्छे से जानता हूं कि मैं अच्छे सेंटेंसेस करा रहा हूं। हो सकता है आज अभी कम लोग देखें, लेकिन समय ऐसा आएगा जरूर जब इसके मेरे साथ न्याय होगा, मेरे इन सेंटेंसेस के साथ न्याय होगा, और भारी संख्या में लोग इन सेंटेंसेस को देखेंगे, इनसे बेनिफिट लेंगे। तो जलता हुआ लकड़ी का टुकड़ा। 24 को देखिए सर, 24 और 25, हाँ सर ये बढ़िया सेंटेंसेस है। 24 और 25 को बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से। ये जो परफेक्ट पार्टिसिपल वाले सेंटेंसेस होते हैं जिसमें तीनों ऑप्शंस की मैं बात बोल रहा था ना, हैविंग टेकन ब्रेकफास्ट, या आफ्टर टेकिंग ब्रेकफास्ट, या आफ्टर आई हैड टेकन ब्रेकफास्ट, ये जो तीनों पॉसिबिलिटीज हैं, ये सेंटेंसेस बेसिकली फिल इन द ब्लैंक्स में पूछे जाते हैं। कहाँ पूछे जाते हैं? फिल इन द ब्लैंक्स में, जिसमें से एक पॉसिबिलिटी को बना के रखा जाता है, दोनों को, बाकी दो को किसी न किसी तरीके से गलत कर ही दिया जाता है। अब देखिए ध्यान से, 4 सेंटेंसेस हैं, 4 ऑप्शन है। पहली बात, बी वाला तो गलत ही हो गया, बी वाला तो गलत ही हो गया। हैविंग ईटन के साथ आफ्टर भी गलत हो गया ना, तो ये तो गलत हो गया। लेकिन इस आधार पर पहला, तीसरा और आखिरी सही भी है सर। हाँ, ये पहला वाला हैविंग ईटन द फूड प्रेजेंट परफेक्ट पार्टिसिपल हो गया। सी वाले में जो आफ्टर है ये प्रेपोजिशन बन करके आईएनजी फॉर्म लगा लिया, और डी वाले में जो आफ्टर है कंजंक्शन बन करके इसने अपने बात पूरा का पूरा सेंटेंस लिख लिया। हाँ, ये परफेक्ट पार्टिसिपल में हो गया, ये आफ्टर प्रेपोजिशन के तरीके से हो गया, ये आफ्टर कंजंक्शन के तरीके से हो गया। फिर भी ये तीनों सही लग रहे हैं, लेकिन सही नहीं होगा, कोई एक है सही। और कहां से सही होगा या कौन सही होगा, ये आई बताएगा सर। कौन बताएगा? आई।
कैसे, इसको पढ़िए। आई आस्क्ड द बेगर टू लीव माई प्लेस, मैंने उस भिखारी से बोला कि मेरे घर से जाए, मैंने उस भिखारी से जाने को कहा, मैंने उस भिखारी से जाने को कहा। तो बताओ सर, भोजन किसने किया होगा? मैंने? हैं? बताओ बताओ। मैंने भोजन किया होगा और भिखारी से कहा होगा जाओ? नहीं सर, मैंने भिखारी को भोजन दिया होगा, उसने खा लिया होगा, फिर मैंने कहा होगा जाओ दादा आप, हैं, राशन तो पा ही चुके हो, 10 रुपया पा चुके हो, 4 रोटी खा चुके हो, तो अब जाओ। तो सर ये 10 रुपया राशन रोटी किसने दी? मैंने दी। किसको दी? उस भिखारी को दी। खाया किसने? उस भिखारी ने खाया। आप अभी भी नहीं समझे? सर ईट नाम की जो वर्ब है, ईट नाम की वर्ब, ईट नाम की वर्ब का आई से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, क्योंकि ईट का सब्जेक्ट है भिखारी जिसने खाया, ईट का ऑब्जेक्ट है वो फूड जो भिखारी ने खाया। का ईट का सब्जेक्ट मैं हूं, अगर मैं हूं तो मैंने खाया, और अगर मैं ऑब्जेक्ट हूं तो का मुझको खाया गया। भैया ईट का सब्जेक्ट है वो भिखारी जो खाया, और ईट का ऑब्जेक्ट है वो भोजन जो खाया गया। तो सर आई तो कुछ नहीं हुआ ना ईट का। मैंने अभी पीछे बोला था ना कि पार्टिसिपल में आप जिस वर्ब का इस्तेमाल करें, अगर जहां से आइडियल सेंटेंस शुरू हो रहा है, वहां जो कैरेक्टर है, अगर उसका पार्टिसिपल से कोई रिलेशन नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, तो पार्टिसिपल जैसी चीज मर जाएगी सर। समझ रहे हैं? और जब ये लेना देना होएगा ही नहीं, तो सर प्रेपोजिशन वाला नेचर भी गलत हो जाएगा। पार्टिसिपल वाला नेचर तभी चलता है जब प्रेपोजिशन वाला चलता है, या यूं कहिए प्रेपोजिशन वाला नेचर तभी चलता है जब पार्टिसिपल चले। जब कोई रिलेशन नहीं है तो नो पार्टिसिपल नो प्रेपोजिशन वाला लॉजिक। कंजंक्शन बनाइए, ये वाला ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर डी। इसमें ईट नाम की वर्ब को उधर के आई से कुछ देखना नहीं है, ही है तो है, इसको देखना नहीं पड़ेगा। हैविंग ईटन को आई से रिलेट करना पड़ेगा, और रिलेशन हो नहीं सकता क्योंकि ईट का सब्जेक्ट बेगर है और ऑब्जेक्ट है फूड। फिर ये तरीका है, लगभग सेम लॉजिक पे बेस्ड सेंटेंस ये वाला है। कंसीडरिंग योर एज एंड एक्सपीरियंस, तुम्हारी एज और तुम्हारे अनुभव को ध्यान में रखते हुए। सर आप इन दो सेंटेंसेस में दो गलतियां देख रहे हैं, आप ध्यान से देखिए। इस सेंटेंस में पार्टिसिपल की गलती पूछी जा रही है, राइट, कि पार्टिसिपल आएगा कि नहीं आएगा। इस सेंटेंस में पार्टिसिपल लिखा हुआ है, सही है, पार्टिसिपल के हिसाब से आगे क्या आना चाहिए ये पूछा जा रहा है। सर पार्टिसिपल में दो प्रकार की गलतियां बड़ी खास हैं। परफेक्ट पार्टिसिपल में पार्टिसिपल होगा या नहीं होगा, इस पे बड़ा सवाल आता है। और प्रेजेंट पार्टिसिपल में पार्टिसिपल होगा तो आगे सेंटेंस को लीड कौन करेगा? इस टाइप के सेंटेंसेस करने में हालत खराब हो जाती लोगों की। हाँ, तुम्हारी एज और तुम्हारे अनुभव को ध्यान में रखते हुए सोचो कंसीडर का सब्जेक्ट कौन हो सकता है। ऑब्जेक्ट तो मिल गया, किसे कंसीडर किया गया? तुम्हारी एज को। किसे कंसीडर किया जाएगा? तुम्हारे एक्सपीरियंस को। तो कंसीडर को ऑब्जेक्ट तो मिल गया, योर एज एंड एक्सपीरियंस, लेकिन सब्जेक्ट नहीं मिला सर। तुम्हारी उम्र और अनुभव को कौन कंसीडर करेगा, वो नहीं मिला। तो सर बताओ सर, तुम्हारी एज या एक्सपीरियंस को तुम्हें कंसीडर करोगे क्या भैया? नहीं, एचआर मैनेजर कंसीडर करेगा। कौन कंसीडर करेगा सर? हाँ, कंसीडर का आप समझने की कोशिश करिए सर। तुम ही कंसीडर करोगे क्या? कंसीडर नाम की वर्ब का अगर हम यहाँ यू लिख देते हैं सर, यू, तो कंसीडर जो जीरो पार्टिसिपल है, यू उसका कुछ नहीं लगता सर, उसको यू चाहिए ही नहीं। कंसीडर का ऑब्जेक्ट एज एक्सपीरियंस है, सब्जेक्ट एचआर मैनेजर है, यू नहीं चाहिए उसको, एचआर मैनेजर चाहिए। अब एचआर मैनेजर के दो ऑप्शन है। द एचआर मैनेजर शुड ऑफर यू दिस पोस्ट, एचआर मैनेजर को आपको ये पोस्ट ऑफर करनी चाहिए। दूसरा, द एचआर मैनेजर शुड बी ऑफर्ड दिस पोस्ट, तो एचआर मैनेजर को ये पोस्ट दी जानी चाहिए। सर एचआर मैनेजर पोस्ट लेता नहीं है सर, देता है सर। हाँ, वो नौकरी
पाता नहीं है नौकरी, दूसरे को देता है, नौकरी पर रखता है। तो तुम्हारी एज और एक्सपीरियंस को ध्यान में रखते हुए एचआर मैनेजर को जॉब दी जा सकती है? नहीं सर, एचआर मैनेजर तुमको जॉब दे सकता है सर। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। कौन सही आंसर है? ए, एचआर मैनेजर तुमको ये पोस्ट ऑफर कर सकता है। कंसीडर का सब्जेक्ट एचआर मैनेजर है, एचआर मैनेजर ऑफर करेगा, इस तरीके से बनेगा। मैचिंग कराना बहुत जरूरी है। आप सोचिए सर, कितनी आसानी से मैंने ऑप्शन नंबर बी और सी को एलिमिनेट कर दिया। जस्ट इमेजिन, अगर आपको भी ये चीज मालूम हो तो आप भी कर सकते हैं ना। हाँ? कि आपने ऐसे सेंटेंस शुरू किया, ये सब्जेक्ट है ही नहीं, ये सेंटेंस लिखा ही नहीं, तो इसमें जो वर्ब लिखी है उस वर्ब का जहां से वास्तविक सेंटेंस शुरू हो रहा हो उस कैरेक्टर से रिलेशन होना चाहिए, तब तो ये ऊटपटांग स्ट्रक्चर ठीक है। और अगर रिलेशन नहीं है तो ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म से या हैविंग V3 से या V3 से शुरू करने का झंझट नहीं चलेगा। प्रॉपर सब्जेक्ट वर्ब लिख करके सेंटेंस बनाओ, जैसे कि ऑप्शन नंबर ए और डी प्रॉपर सेंटेंस बने हैं, लेकिन मीनिंग की वजह से ए सही हो गया, डी वाला गलत हो गया। नंबर 26 देखिए। बैटरिंग बाय द विंड, स्मिता फेल टू हर नीज। स्मिता जो है अपने घुटने के बल ऐसे झुक गई। कई बार होता नहीं कि ऐसे 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 करता है ना आदमी, ऐसे करता है, ऐसे पैर मोड़ता है ना, थक जाता है सर। हाँ, थक जाता है। बहुत जोर जोर से हवाएं चल रही हैं सर। हवाएं जब बहुत तेज चलती हैं तो आदमी चलते चलते थक सकता है ना। हवाएं बहुत तेज चल रही हैं तो आप चल रहे हैं लेकिन बहुत थके जा रहे हैं, तो क्या है सर? हवा की मार पड़ रही है आप पर। कौन थका रहा है सर आपको? आप थका रहे हैं कि आपको थकाया जा रहा है? आप थका रहे हैं कि आपको थकाया जा रहा है? आपको थकाया जा रहा है ना। किसके माध्यम से? हवा के माध्यम से थकाया जा रहा है। आप सब्जेक्ट नहीं, आप ऑब्जेक्ट हैं सर। ये देखिए, स्मिता सब्जेक्ट नहीं है सर, स्मिता सब्जेक्ट नहीं है। स्मिता क्या है? ऑब्जेक्ट है। किसका? बैटर वर्ब को। बैटर मतलब पीटना। फिर तो यहाँ पैसिव का स्ट्रक्चर भी लिखा, बाय द विंड। कौन पीटा? पैसिव नहीं बना है। कौन पीटा? हवा पीटी। किसको पीटी? स्मिता को पीटी। तो सर बैटर वर्ब का स्मिता ऑब्जेक्ट है सर। जब वर्ब अपने ऑब्जेक्ट को देख रही है तो वर्ब को थर्ड फॉर्म में काहे नहीं करो सर? जब वर्ब अपने ऑब्जेक्ट को देख रही है तो वर्ब को पैसिव में क्यों नहीं ले जा रहे? वर्ब की थर्ड फॉर्म क्यों नहीं बना रहे? आप बनाइए। बैटरिंग गलत है। क्या होना चाहिए सर? बैटर्ड होना चाहिए। अगर अच्छे अच्छे सेंटेंसेस ना रखे जाएं तो इतना समय नहीं लगेगा, लेकिन चूंकि सेंटेंसेस अच्छे हैं तो समय लगेगा सर। इट इज नॉट पॉसिबल टू स्विम विद ब्रेकिंग आर्म। सर संभव ही नहीं है कि कोई तैर ले टूटे हुए हाथ से। सर हाथ टूट रहा है कि हाथ टूट चुका है सर? ये देखिए, आर्म एक नाउन है, आर्म एक नाउन है, ए एक आर्टिकल है, ब्रेकिंग जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल है। एक्चुअली में जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है यानी कि आईएनजी फॉर्म और जो पास्ट पार्टिसिपल है यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये दोनों एडजेक्टिव के जैसे भी यूज हो जाते हैं। ठीक है? हाँ, आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल तब करिए जब काम चल रहा हो, थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल तब करिए जब काम पूरा हो चुका हो। तो लिखा जा रहा है कि संभव ही नहीं है किसी के लिए टूटे हुए हाथ से तैरना। तो हाथ टूट चुका है, इसीलिए ब्रेकिंग ना बोल करके आपको क्या बोलना चाहिए? ब्रोकन। जैसे किसी का दिल टूट गया है तो क्या कहा जाएगा? यू हैव अ ब्रोकन हार्ट। यू हैव अ ब्रोकन हार्ट, ऐसे बोला जाएगा जी। ये देखिए 28, फिर 2-3 और सेंटेंसेस होंगे सर। टाइम लगेगा कम से कम। अभी आगे का सेशन 3 ही सेंटेंसेस में 7 to 8 मिनट्स का होगा। 7 to 8 मिनट्स का होगा। ये जो 28 नंबर सेंटेंस और इसके बाद का 29, अभी ना एक स्टेनोग्राफर का एग्जाम हुआ यूपीपीसीएल का, उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड का। उसमें ना कंफ्यूजिंग वर्ड्स के 3 या 2 सेंटेंसेस आए थे, एक सेट की मैं बात कर रहा हूं। और उसमें इस बात पे जोर दिया गया कि बताइए कहाँ आईएनजी फॉर्म लगेगी, कहाँ थर्ड फॉर्म लगेगी।
तो मैंने सोचा सेंटेंसेस बना देता हूं मैं। जैसे मैं आपको बताता हूं, एक शब्द है इंटरेस्टिंग, दूसरा है इंटरेस्टेड। कहाँ इंटरेस्टिंग लगेगा, कहाँ इंटरेस्टेड लगेगा, सोचो। मूवी बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं इंटरेस्टेड हूं मूवी देखने में, तो जिसकी प्रॉपर्टी है वो इंटरेस्टिंग है, और उस इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी के चलते जो इच्छा ले रहा है, मन लगा रहा है, वो इंटरेस्टेड है सर, इंटरेस्टेड है सर। समझ रहे हैं ना? हाँ, जो चीजें हैं वो इंटरेस्टिंग है, और उन चीजों के इंटरेस्टिंग होने से आपको जो दिलचस्पी है, उससे उसका मतलब है कि आप इंटरेस्टेड हैं एक तरीके से। ये देखिए, with the mesmerizing preachings of या mesmerized preachings of the spiritual leader। preachings का मतलब होता है शिक्षाएं, बातें। we all got, हम सब mesmerize हो गए सर, नहीं समझे? उसकी बातें जो हैं जानलेवा थी सर, उसकी बातें जादू थी, उसकी बातों में जादू था, नशीली थी उसकी बातें, और मैं नशे में आ गया। उसकी बातें नशीली थी सर, है ना, और मैं नशे में आ गया। ठीक है, उसकी ये विजिट सरप्राइजिंग थी, और मैं उसकी विजिट से सरप्राइज्ड हो गया। समझ रहे हैं ना? हाँ, बहुत थ्रिलिंग स्टोरी, बहुत थ्रिलिंग स्टोरी है, और आप देखोगे तो थ्रिल्ड हो जाओगे। ठीक, तो जो प्रीचिंग्स थी वो मेस्मराइजिंग थी। क्या थी? मेस्मराइजिंग। और हम सब उन प्रीचिंग्स को, उन शिक्षाओं को ग्रहण करके मेस्मराइज्ड हो गए। ये हो गया। तो क्या लगना चाहिए? ये देखिए, सी ऑप्शन मिल गया, सी ऑप्शन, कि बातें मेस्मराइजिंग हैं। ठीक है, हाँ, और हम मेस्मराइज्ड हो गए सर। आपके शब्द बहुत इनकरेजिंग हैं, और मैं आपके शब्दों से बहुत इनकरेज्ड हुआ हूं सर। हाँ, आपकी स्टोरी इंस्पायरिंग है, और मैं उस स्टोरी से इंस्पायर्ड हुआ हूं। ये तरीका है। आइए अगले सेंटेंस पे देखिए। द प्लॉट ऑफ दिस नॉवेल इज, ये जो नॉवेल है यानी कि जो कहानी है, इसका जो प्लॉट है इज सो एक्साइटिंग और एक्साइटेड। सोचिए, एंड आई एम सो एक्साइटिंग, आई एम सो एक्साइटेड। बोलिए, आई एम क्वाइट एक्साइटिंग या आई एम क्वाइट एक्साइटेड। सर, इस नॉवेल की जो कहानी है, प्लॉट है, वो बहुत एक्साइटिंग, बड़ी मजेदार है। एक्साइटिंग है सर, क्या है? एक्साइटिंग है, और मैं काफी एक्साइटेड हूं देखने के लिए। लो, ऑप्शन नंबर सी यहां पर भी सही हो जाएगा। ठीक है, प्लॉट बड़ा ही एक्साइटिंग, और मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं, ये कहा जाएगा सर। 30 लास्ट सेंटेंस पे आ गया सर। बहुत शानदार सेंटेंस है सर, बहुत शानदार सेंटेंस है। इतने शानदार है कि इन पे छोटे छोटे वीडियोस बना देने चाहिए। बहुत मजेदार सेंटेंस है, पढ़िए। 30, इम्ब्यू। इम्ब्यू का मतलब होता है जब आप किसी चीज से भरे हुए हैं। पॉजिटिव वर्ड है, खासतौर पे आइडियाज से, पॉसिबिलिटीज से, पॉजिटिविटी से भरे हुए हैं, संभावनाओं से, उम्मीदों से, सकारात्मकता से या सुझावों से भरे हुए हैं, जिससे आप आगे बढ़ेंगे, फंसे वसेंगे नहीं। तो आप इम्ब्यू इसी को बोलते हैं। और आप इम्ब्यूड हैं। आप क्या हैं? इम्ब्यूड हैं। आप थके हुए हैं तो आप टायर्ड हैं सर। आप नाराज हैं तो आप एनॉयड हैं। नाराज हैं तो आप एनॉयड हैं। ठीक है, आप थके हैं तो आप टायर्ड हैं। आप परेशान हैं तो आप डिसअपॉइंटेड हैं। आप डरे हुए हैं तो आप फ्राइटेंड हैं। आप कर्ज में हैं तो आप इंडेप्टेड हैं। आप बोझ से लदे हुए तो आप लेडन हैं, थर्ड फॉर्म। तो आप जो विचारों से भरे हुए तो इम्ब्यूड नहीं होंगे सर। इम्ब्यूड ढूंढो, कहाँ इम्ब्यूड? ये मिला, ये मिला, इम्ब्यूड। यही आंसर भी है, ये भी बता, यही आंसर। लेकिन मैं बता रहा हूं कि कॉमन सेंस और पॉजिटिविटी, समझ और सकारात्मकता दोनों से भरा हुआ या भरे होकर समीर हमेशा से अपनी समस्याओं का समाधान या जो भी समस्या वो फेस करता है उनको, उनका सलूशन ढूंढ ही लेता है सर। ठीक, तो वही भरा हुआ है तो आईएनजी फॉर्म लगानी ही नहीं है सर। ठीक, और आप ध्यान से देखिएगा सर, ध्यान से देखिएगा सर, कि जब कोई भरा हुआ है तो जो पास्ट पार्टिसिपल की वर्ब लगती ना, थर्ड फॉर्म, ये सब पैसिव की वर्ब है। जैसे डिसअपॉइंटेड, फ्रस्ट्रेटेड, अनॉयड, फ्राइटेंड, शॉक्ड,
अमेज्ड, स्टार्टल्ड, स्टन्ड, इम्ब्यूड, इंडेप्टेड, ये सब टायर्ड, ये पैसिव की वर्ब है। अगर आपको इनमें परफेक्ट पार्टिसिपल देखना है, देखिए देखिए सर, पैसिव में देखिए सर, हैविंग इम्ब्यूड ना देखिए, देखिए आप, लेकिन हैविंग बीन इम्ब्यूड देखिए, ऐसे देखिए। और अगर आप परफेक्ट पार्टिसिपल पैसिव में नहीं रख सकते तो फिर आप पास्ट पार्टिसिपल रखिए, क्योंकि पास्ट पार्टिसिपल, ये जो मैंने थर्ड फॉर्म बोला था ना, ये सब जब पास्ट पार्टिसिपल में है तो पैसिव में ही कंसीडर की जाती हैं। ठीक, पास्ट पार्टिसिपल का सेंटेंस जो है बिना बीइंग या बीन के ऐसे ही पैसिव में मान लिया जाता है। सीधे अनॉयड, लॉस्ट, एक्सपेल्ड, थ्रोन, अभी मैंने एक सेंटेंस बताया था ना, नदी से या तालाब से बाहर फेंके जाने पर, थ्रोन आउट ऑफ वाटर, ये देखिए सीधे थ्रोन लगा, हैविंग थ्रोन नहीं आएगा, आएगा तो हैविंग बीन थ्रोन आ जाएगा, और खाली थ्रोन चलेगा, तब बीन थ्रोन या बी थ्रोन या बीइंग थ्रोन भी नहीं चलेगा, तब ऐसे ही चल जाएगा। तो इम्ब्यूड विद, और इम्ब्यूड के साथ विद लगता है। आप ये भी याद रखिए कि आप जिन चीज़ों से भरे हुए हैं वहाँ पर आप विद ही लगाते हैं। तो ये था सेशन। मुझे तो लगता है, देखने दीजिए कितने समय का सेशन है ये, हाँ 1 hour 10 minutes का सेशन है ये। 30 सेंटेंसेस मैंने डिस्कस कराए हैं। आई होप आप ये मानेंगे कि 30 वेरिएबल या क्वेश्चंस कराएं, मतलब जो नेचर में अलग अलग थे, मतलब वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस मैंने कराए हैं। कैसा लगा सेशन मुझे बताइएगा। और नॉनफिनाइट्स पार्ट 1 यानी इन्फिनेटिव, पार्ट 2 जीरंड के क्वेश्चंस ऑलरेडी जो हैं प्लेलिस्ट में हैं, और अब उसी में जो है आज से पार्ट 3 यानी कि पार्टिसिपल भी ऐड हो जाएगा। ठीक, आप में से जिन भी लोगों को मेरे से क्लास करनी है, अगर ऑफलाइन करनी हो तो मैं लखनऊ आलमबाग में पढ़ाता हूँ, वहाँ ये क्लासेस करिए आकर के। अगर आप ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो इस नंबर पे कांटेक्ट करिए। और जो ऑनलाइन बैच है उसमें ग्रामर, वोकैब, कॉम्प्रिहेंशन सब का कंटेंट है, रिकॉर्डेड बैच है। आप जैसे ही पेमेंट करेंगे वैसे ही बैच आपका एक्टिव कर दिया जाएगा, और फिर आप इससे बेनिफिट ले सकते हैं। और पढ़ाया मैंने उसमें सब है, हर एक एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए। मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर आप मेरे चैनल पे हैं और मेरे वीडियोस देखते हैं तो अब आपको कोई शक नहीं होगा कि मुझे ग्रामर, वोकैब, कॉम्प्रिहेंशन सब कुछ आता है और मैं सही तरीके से पढ़ा भी लेता हूँ। चलिए आज के सेशन में इतना ही। और ग्रामर को सीखने के लिए आप पहले तो ठीक से चीज़ों को पढ़ लीजिए, फिर जो प्लेलिस्ट है मेरी चैप्टर वाइज ग्रामर, इसमें सारा कंटेंट जो है, सारा पार्ट ऑफ स्पीच, सब कुछ जो ग्रामर का है उसे कैटेगरी वाइज पढ़ाया है मैंने, वीडियोस फॉर्म में सब अपलोडेड है। देखिए उन वीडियोस को, बीच बीच में रिवाइज करते रहिए, ग्रामर से संबंधित डाउट्स आपके 100% दूर हो जाएंगे। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। आई होप आपने एंजॉय किया होगा। अपना ध्यान रखिएगा। जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर।